हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 मैथ बनाकर देखे 2.3 इसका बताने वाली हूँ। इस चैप्टर का मैथ नंबर 1 से लेके नंबर 8 तक। इस वीडियो में मैं आप लोगों को नंबर 1 से लेके नंबर 8 तक बताऊंगी, ठीक है। इसके पहले मैंने चैप्टर 2.2 पूरा सॉल्व कर दिया है और अपने मेरे चैनल पर अपलोड भी है, आप लोग हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। और आज मैं क्लास 7 मैथ चैप्टर 2.3 ये बताने वाली हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग अपने अपने बुक्स में देखिए, मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ। तो देखिए नंबर 1 में क्या बोला गया है। पिछले वर्ष रसकुंडू ग्राम में साक्षर और निरक्षर लोगों की संख्या का अनुपात 4:1 था। ग्राम की जनसंख्या 6550 हो तो साक्षर और निरक्षर लोगों की संख्या बताओ, ठीक है। मतलब कितने एजुकेटेड है और कितने नॉन एजुकेटेड है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको कैसे बनाएंगे। हम लोग इस तरह से इसको बनाएंगे। चैप्टर 2.3 इसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे। पहले लिखेंगे ग्राम की जनसंख्या बराबर, ठीक है। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, पहले साक्षर और निरक्षर लोगों की संख्या का अनुपात अनुपातिक योग, देन इसको भी लिख सकते हो ग्राम की जनसंख्या। मैंने इसको पहले ही लिखा है तो ये भी गलत नहीं है। ग्राम की जनसंख्या बराबर 6550, ठीक है। साक्षर और निरक्षर लोगों की संख्या का अनुपात 4:1, ओके। अनुपातिक योग, अनुपातिक योग का मतलब होता है इन दोनों को जोड़ देना। तो 4 + 1 = 5, ओके। अब साक्षर लोगों की संख्या बराबर, देखिए ये साक्षर लोगों की संख्या का अनुपात है और ये निरक्षर लोगों की संख्या का अनुपात है, ठीक है। तो साक्षर लोगों की संख्या बराबर क्या होगा, ये जो 4 है 4/5, इसका जो अनुपातिक योग आया 4/5 इंटू 6550, 6550, यानी कि साक्षर का ये है और निरक्षर का ये है, ठीक है। तो जब साक्षर लोगों की संख्या निकालेंगे हम लोग तो 4/5 हो जाएगा, लेकिन जब निरक्षर लोगों की संख्या निकालेंगे हम लोग 1/5 हो जाएगा। और ये जो कुल जनसंख्या है ये इंटू में आएगा, ठीक है। तो साक्षर लोगों की संख्या बराबर 4/5 गुने 6550। अब इसको 5 के टेबल से हम लोग काट देंगे। 5 एकम 5, 5 एकम 5, एक इसमें चला गया, 5 या 15, फिर 5 एकम 5 0, ठीक है। आप लोग अलग से डिवाइड करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो अभी 1310 को हम लोग 4 से इंटू करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 5240। ये साक्षर लोगों की संख्या आ गई। अब निरक्षर लोगों की संख्या बराबर, जैसे कि मैंने बताया 1/5 गुने 6550, ठीक है। 5 के टेबल से फिर इसको हम लोग काट देंगे तो 1310 आ गया, 1310 आ गया। 1310 को 1 से इंटू करेंगे तो 1310 ही आएगा। तो साक्षर लोगों की संख्या बराबर 5240 और निरक्षर लोगों की संख्या बराबर 1310, ठीक है। ये हो गया हमारा नंबर 1 का ये दोनों आंसर, ठीक। अब हम लोग आ जाते हैं नंबर 2 में। नंबर 2 में देखिए 640 रुपये विशु एवं अपर्णा में 5:3 अनुपात में बांटा गया। किसको कितना मिलेगा बताओ, ठीक है। तो देखिए इसको इस तरह से बनाएंगे हम लोग। ऐसे पहले लिख लेंगे कुल रुपए बराबर 640, विशु एवं अपर्णा के रुपए का अनुपात बराबर 5:3, अनुपातिक योग बराबर 5 + 3 = 8, ठीक है। अब विशु को मिलेगा बराबर, विशु का कितना था 5, अपर्णा का कितना था 3, तो विशु को मिलेगा बराबर 5/8 इंटू 640, ठीक है। 5/8 गुने 640 ये विशु का है, ठीक है। कुल रुपया जो है हमारा वो इन दोनों में बांटना है कि किसको कितना मिला है। तो अनुपातिक योग जो आता है जो हमारा 5:3 रहता है ना, ये 5 विशु का है, यह पन्ना का है, तो 5/8 यानी कि अनुपातिक योग इंटू 640, ठीक है। तो 5/8 गुने 640 इस तरह से हम लोगों को करना है। 8 एकम 8, 8 8 64 0, 80 को 5 से इंटू करेंगे 400 रुपये, ठीक है। अपर्णा को मिलेगा बराबर 3/8 इंटू 640, यानी कि 3/8 गुने 640, 8 एकम 8, 8 8 64 0, ठीक है। तो 80 को 3 से इंटू करेंगे तो 240। तो विशु को कितना मिला 400 रुपया, अपर्णा को कितना मिला 240 रुपया, है ना। ये हो गया हमारा नंबर 2 का आंसर। अब हम लोग नंबर 3 में आते हैं। नंबर 3 में देखिए एक विशेष प्रकार के इस्पात में लोहा और कार्बन का अनुपात 49:1 है। तो 250 क्विंटल इस्पात में देखिए यहाँ पे लोगो लिखा हुआ है बुक में, जो कि गलत है। लोहा तथा कार्बन का परिमाण कितना है, ठीक है। एक सेकंड कैमरा थोड़ा एडजस्ट करती हूँ।
तो देखिए इसको हम लोग किस तरह से बनाएंगे, हमारा टोटल इस्पात कितना है 250 क्विंटल, इसमें लोहा कितना है 49 और कार्बन कितना है 1, 49 और 1 है, दोनों दो अनुपात में, मतलब इस अनुपात में दोनों है, एक लोहा जो है 49 है, कार्बन जो है 1 है। ठीक है, इसको किस तरह से बनाएंगे हम लोग, देखिए इसको इस तरह से बनाएंगे हम लोग। पहले हम लोग इस तरह से लिख लेंगे, इस्पात में लोहा और कार्बन का अनुपात बराबर 49:1। क्या लिखेंगे, इस्पात में लोहा और कार्बन का अनुपात बराबर 49:1। ठीक है, अनुपातिक योग बराबर 49 + 1 = 50। ठीक है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे कुल इस्पात का परिमाण बराबर 250 क्विंटल। हमारा कुल इस्पात कितना है 250 क्विंटल। ठीक है, तो इसमें हम लोगों को निकालना क्या है, लोहा और कार्बन का परिमाण कितना है। तो लोहा का परिमाण बराबर, जैसे कि मैंने पहले बताया है, 49/50 हो जाएगा। लोहा कितना था, किस अनुपात में था, 49 के अनुपात में, तो 49/50 × 250। ठीक है, 49/50 × 250। तो 0 0 कट कर दिया मैंने, 5 एकम 5, 5 5 25, और 49 को 5 से इंटू कीजिएगा तो 245 क्विंटल। ये हो गया हमारा लोहा का परिमाण, एक आंसर। अब कार्बन का परिमाण बराबर, देखिए कार्बन किस अनुपात में था, 1 के अनुपात में था, तो 1/50 × 250, 1/50 × 250। तो 0 0 कट हो गया, 5 एकम 5, 5 5 चल, 5 को 1 से इंटू करेंगे तो 5 क्विंटल। ठीक है, 5 आया ना हमारा आंसर। तो लोहा का परिमाण 245 क्विंटल और कार्बन का परिमाण 5 क्विंटल। ठीक है, ये जो हमारा अनुपात रहता है इसको हम लोगों को प्लस करना रहता है, और जब हम लोगों को अलग अलग मात्रा निकालना है, परिमाण निकालना है, तो जो कुल दिया हुआ रहता है उसको देखिए 49/50, यानी कि जो अनुपात है उतना बटा उसका अनुपातिक योग गुने इतना हो जाता है। ठीक है, इसी नियम से ये मैथ बनते हैं। तो चलिए अब हम लोग नंबर 4 में आते हैं। तो देखिए नंबर 4 का मैं पहले क्वेश्चन रीड करती हूँ। नंबर 4 में है, किसी विद्यालय के 143 छात्र छात्राओं में गाने वाले तथा नाचने वाले छात्र छात्राओं का अनुपात 9:2 है। यदि और 3 छात्राएं गा सकती हैं तो गाने वाले तथा नाच करने वाली छात्राओं की संख्या का अनुपात बताओ। ठीक है, तो देखिए इसको किस तरह से बनाना है, हम लोगों को ऐसे बनाना है। पहले हम लोग इस तरह से लिख लेंगे, गाने वाले एवं नाचने वाले छात्र छात्राओं का अनुपात बराबर 9:2। ठीक है, अनुपातिक योग बराबर 9 + 2 = 11। कुल छात्र छात्राओं की संख्या कितनी है 143, 143। अब गाने वाले छात्र छात्राओं की संख्या बराबर 9/11 × 143। 9 कैसे आया, ये जो हमारा अनुपात दिया हुआ था। 11 कैसे आया, ये अनुपातिक योग है, और कुल छात्र इतने हैं तो 9/11 × 143 आ गया। इसको हम लोग सॉल्व किए तो हमारा कितना आया, 11 के टेबल से इसको काटा मैंने, 13 आया, तो 13 9 117। अब नाचने वाले छात्र छात्राओं की संख्या बराबर, ये मैंने डबल इन्वर्ट कॉमा दिया, आप लोग यहाँ पे मतलब सेम है, आप लोग यहाँ पे लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो नाचने वाले छात्र छात्राओं की संख्या बराबर 2/11। ये जो 2 अनुपात है हमारा 2, और इसका अनुपातिक योग 11, 2/11 × 143। इसको भी 11 के टेबल से मैंने काटा, 11 कम 11, 11 कम 11, 3 इसमें चला गया, 11 3 33। आप लोग अलग से डिवाइड करके देख लेना श्योर होने के लिए, अगर जैसे कहीं भी कंफ्यूजन रहे कि 11 के टेबल से ये कैसे कट गया, 13 कैसे आ गया, है ना, तो आप लोग अलग से रफ में डिवाइड कर लीजिएगा, तो आप लोगों को ना पता चल जाएगा और पूरा क्लियर हो जाएगा। अब 13 को 2 से इंटू करेंगे तो 26 आएगा हमारा। ठीक है, तो फिलहाल अभी हमारा गाने वाले छात्र छात्राओं की संख्या 117 आया और नाचने वाले छात्र छात्राओं की संख्या 26 आया है। तो यहाँ हमारे क्वेश्चन में आप लोग देखिए बोला गया है, यदि और 3 छात्राएं गा सकती हैं। आप लोग अपने बुक में क्वेश्चन में देखिएगा तो कितने गाने वाले छात्र हो जाएंगे, अगर यदि और 3 छात्राएं गाएंगी तो गाने वाले छात्रों की संख्या कितनी निकली है, 117 तो ऑलरेडी निकली है। यदि और 3 छात्राएं गा सकती हैं तो कुल गाने वाले छात्रों की संख्या बराबर 117 + 3। 117 जो हमारे गाने वाले छात्र छात्राओं की संख्या निकली है उसमें 3 क्या करेंगे हम लोग प्लस कर देंगे। ठीक है, तो 3 प्लस करने पर हमारा कितना आया 120 आ गया ना, तो कुल गाने वाले छात्रों की संख्या बराबर 120। अब हम लोगों को यहाँ पे क्या बोला गया है, तो गाने वाले तथा नाच करने वाले छात्र छात्राओं की संख्या का अनुपात कितना है। देखिए लास्ट में बोला गया है ना, तो गाने वाले तथा नाच करने वाली छात्र छात्राओं की संख्या का अनुपात, तो हम लोग इस तरह से लिखेंगे। देखिए गाने वाले छात्र = नाचने वाले छात्र। अभी हमारे गाने वाले छात्र की संख्या कितनी निकल के आई है 120, नाचने वाले छात्र कितने थे 26, तो 120 = 26 इस तरह से हम लोग लिख देंगे। अब इसको मैंने किसके टेबल से काटा है, मैंने 2 के टेबल से काटा है।
2 छक 12, 0, 2 एकम 2, द्वितीय 6। ठीक है, तो कितना आंसर आया हमारा 60:13, 60:13। ये हो गया हमारा आंसर नंबर 4 का। ठीक है, आप लोग एक बार स्टार्टिंग से देख लीजिए। पहले हम लोग इस तरह से लिखेंगे, कुल नाचने वाले एवं गाने वाले छात्र छात्राओं का अनुपात, अनुपातिक योग, कुल छात्र छात्राओं की संख्या, फिर दोनों की संख्या निकालेंगे, फिर 3 उसमें प्लस कर देंगे, फिर इस तरह से इस 2 में लाकर दोनों का आंसर निकाल देंगे। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम लोग आते हैं नंबर 5 में। तो नंबर 5 में मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ। ये देखिए, 240 मिलीलीटर डेटॉल जल में जल और डेटॉल के आयतन का अनुपात 1:3 है। इसके साथ और 60 मिलीलीटर जल मिला देने पर जल और डेटॉल के आयतन का अनुपात कितना होगा। ठीक है, तो देखिए इसको किस तरह से बनाना है, मैंने बनाया है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जल और डेटॉल के आयतन का अनुपात बराबर 1:3, इस तरह से लिखेंगे हम लोग। जल और डेटॉल के अनुपात का आयतन, जल और डेटॉल के आयतन का अनुपात बराबर 1:3। अनुपातिक योग बराबर 1 + 3 = 4। तो कुल डेटॉल जल का परिमाण कितना दिया हुआ है 240 मिलीलीटर। तो जल का परिमाण बराबर 1/4 × 240, यानी कि देखिए यहाँ पे जो अनुपात है हमारा 1/4 × 240। ठीक है, तो आया कितना हमारा 4 एकम 4, 4 छक 24, 0, 60 एकम 60, 60 मिलीलीटर। अब डेटॉल का परिमाण बराबर 3/4 × 240, 3/4 × 240, 3/4 गुने, देखिए 3/4 × 240, 4 एकम 4, 4 छक 24, 0, 60 को 3 से इंटू कीजिएगा तो 180 मिलीलीटर आया ना हमारा। अब यहाँ पे हमारा क्वेश्चन में बोला गया है कि इसके साथ और, यहाँ बोला गया है इसके साथ और 60 मिलीलीटर जल मिला देने पर, ये देखिए यहाँ बोला गया ना, इसके साथ और 60 मिलीलीटर जल मिला देने पर। ठीक है, यानी कि जल की मात्रा को बढ़ा देना है 60 मिलीलीटर। तो कुल जल का परिमाण कितना हो जाएगा, तो कुल जल का परिमाण बराबर 60 + 60 = 120 मिलीलीटर। अब हमारा नया अनुपात क्या निकल के आएगा, जल इस टू डेटॉल = जल का परिमाण कितना निकला हमारा 120 निकला है ना जल का परिमाण। ये देखिए 120, ये नया अनुपात हुआ। फिर इस टू दे देंगे हम लोग, डेटॉल का परिमाण कितना था 180 ही था, तो 180 ही रहेगा। इसको इस तरह से काटेंगे हम लोग, 0 0 कट गया, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। हमारा आंसर कितना निकल के आया 2:3। तो आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। तो जल और डेटॉल के आयतन का अनुपात बराबर 2:3, ये हो गया हमारा आंसर। अब हम लोग नंबर 6 में आ जाते हैं। ठीक है, तो नंबर 6 देखिए, मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ। ये देखिए नंबर 6, एक व्यक्ति की मासिक आय 24,750 रुपये है। वे 750 रुपये घर भाड़ा देते हैं तथा बाकी रुपए 3:1 के अनुपात में घर चलाने तथा लड़के लड़कियों की शिक्षा पर खर्च करते हैं। तो वे कितने रुपए घर खर्च चलाने में करते हैं बताओ। एक व्यक्ति की जो है वो ये मासिक आय, ये जो उनकी है ये मंथली इनकम है उनकी। ठीक है, तथा वो जिस घर में रहते हैं उस घर का रेंट कितना होता है, भाड़ा कितना होता है 750 रुपये। तो जो बचता है, जो रुपया बचता है उसको वे 3:1 के अनुपात में घर चलाते हैं और लड़की लड़कियों की शिक्षा पर खर्च करते हैं। तो वे कितने रुपए घर खर्च चलाने में करते हैं बताओ। इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, सिर्फ हम लोगों को यहाँ पूछा है कि सिर्फ घर खर्च चलाने में कितने रुपए खर्च करते हैं। ठीक है, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर कितना खर्च करते हैं ये नहीं पूछा है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग किस तरह से बनाएंगे। इसको देखिए हम लोग इस तरह से बनाएंगे। पहले मासिक आय बराबर 24,750, घर भाड़ा कितना देते हैं, तो घर भाड़ा बराबर 750 रुपये। तो घर भाड़ा देने के बाद शेष रुपए कितना बचता है 24,750 - 750, कितना आंसर आया 24,000 रुपये। ये उनका जो घर भाड़ा देने के बाद इतना बचता है। ठीक है, अब घर खर्च एवं लड़के लड़कियों की शिक्षा पर खर्च का अनुपात बराबर 3:1, ये उतना वो खर्च करते हैं। आप लोग इसको एक लाइन में लिखिएगा, मेरा यहाँ पे थोड़ा नहीं हो रहा था इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। तो अनुपातिक योग हमारा कितना निकल के आएगा 3 + 1 = 4। ठीक है, इतना ये उनका घर भाड़ा देने के बाद 6 रुपया बचता है। ठीक है, और इतना वो इस अनुपात में वे घर भी चलाते हैं, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर भी खर्च करते हैं। अनुपातिक योग 4 निकल के आया। अब सिर्फ हम लोगों को पूछा है कि घर खर्च चलाने में कितना उनका धनराशि लगता है। तो घर खर्च चलाने में धनराशि बराबर, आप लोग 3/4 × 24,000 भी लिख सकते हैं, 24,000 × 3/4 भी लिख सकते हैं। 3/4 कैसे आया,
3 जो है हमारा घर खर्च का अनुपात है, 1 जो हमारा लड़के लड़कियों की शिक्षा का अनुपात है, और 4 कैसे आया अनुपातिक योग जो है हमारा, और 24,000 कैसे आया, यही तो उनका कुल रुपया है जो घर भाड़ा देने के बाद बचता है। ठीक है, तो घर खर्च चलाने में धनराशि बराबर 24,000 गुने 3/4, 4 एकम 4, 424, 000, 6,000 को 3 से इंटू करते हैं, 6,000 6 18, 000, 18,000 रुपया। तो घर खर्च चलाने में धनराशि बराबर 18,000 रुपया। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम लोग आ जाते हैं नंबर 7 में। देखिए नंबर 7 में क्या बोला गया है, विवेकानंद युवा पुस्तकालय को एक वर्ष में 74,350 रुपये का सरकारी अनुदान मिला, 4,350 रुपये चंदा से मिला एवं पुराने कागज पत्रों को बेचकर 1,300 रुपये मिले। यदि सब रुपए नई किताब खरीदने, पुरानी पुस्तकों की जिल्द बंधवाने एवं पुस्तकालय के कर्मचारियों को वेतन देने का अनुपात 15:3:2 में खर्च हुआ, तो हिसाब करके देखना होगा कि कितने रुपए की नई किताब खरीदी गई है। यहाँ भी आप लोग ध्यान दीजिए, यहाँ हमें सिर्फ नई किताब कितने रुपए की खरीदी गई है वो पूछा गया है, बाकी पुरानी पुस्तकों की जिल्द बंधवाने एवं पुस्तकालय के कर्मचारी को वेतन देने में कितना खर्च हुआ ये नहीं पूछा गया है। तो सिर्फ पूछा गया है कि नई किताब कितने में खरीदी गई है, हम लोग को वो निकालना है। तो इस तरह से हम लोग इसको बनाएंगे। देखिए पहले हम लोग लिखेंगे सरकारी अनुदान मिला बराबर 74,350 रुपये। ठीक है, चंदा से मिला बराबर 4,350 रुपये, पत्रों को बेचकर, पुराने कागज पत्रों को बेचकर मिला बराबर 1,300 रुपये। तो कुल कितने रुपए हो गए, इन तीनों को प्लस कर देंगे तो कुल रुपए बराबर तीनों को प्लस किए तो कितना आया 80,000 रुपया। ठीक है, किताब खरीदने, पुरानी पुस्तकों की जिल्द बंधवाने एवं कर्मचारियों को वेतन का अनुपात कितना है 15:3:2, 15:3:2 है ना, ये हमारा अनुपात। अब अनुपातिक योग कितना हुआ, अनुपातिक योग बराबर 15 + 3 + 2, 15 + 3 + 2 = 20। ओके, अब सिर्फ क्या पूछा है, नई किताब खरीदने में कितना खर्च हुआ। मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं, यहाँ पे ये जो 15 है ये नई किताब खरीदने में इसका अनुपात है, ये जो 3 है ये पुराने पुस्तकों की जिल्द बनवाने का अनुपात है, और ये जो 2 है इतना जो कर्मचारियों को वेतन दिया जाता था उसका अनुपात है। ठीक है, तो हम लोगों को सिर्फ पूछा है कि नई किताब कितने में खरीदी गई है, तो हम लोग 15 को लेके काम करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये नई किताब खरीदने का अनुपात है। तो नई किताब खरीदी गई बराबर कुल रुपए हमारा कितना आया था 80,000, तीनों को प्लस करने के बाद। तो नई किताब खरीदी गई बराबर 80,000 गुने 15/20, ये जो हमारा टोटल अनुपातिक योग आया है ये बटा में आएगा, 15 जो हमारा नई किताब खरीदने का है। ठीक है, तो 80,000 गुने 15/20, तो 0 कट कर दिया मैंने, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 0 0 0। 15 को 4 से इंटू करेंगे 60 आएगा, तीनों 0 बैठा देंगे तो 15 चौके 60, यानी कि 60,000 रुपया। तो नई किताब खरीदी गई बराबर 60,000 रुपया में। ये हो गया हमारा आंसर। अब लास्ट हम लोग 8 नंबर में आते हैं। देखिए 8 नंबर में किसी एक ट्रेनिंग सेंटर में 1050 व्यक्ति ट्रेनिंग लेने आए हैं। उनको 3 बड़े हॉलनुमा कमरे में 11:3:3 अनुपात में बैठने दिया गया। तो प्रत्येक हॉलनुमा कमरे में कितने लोग बैठेंगे। देखिए एक बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ पे 1050 व्यक्ति जो ट्रेनिंग लेने आए हैं। अब 3 बड़ा हॉलनुमा कमरा है, बड़ा बड़ा हॉल रूम है। ठीक है, उसमें 11:3:3 के अनुपात में बैठाया गया है। ठीक है, पहले कमरे में इस अनुपात में है, दूसरे कमरे में इस अनुपात में है, तीसरे कमरे में इस अनुपात में है। तो प्रत्येक हॉलनुमा कमरे में कितने लोग बैठेंगे। यहाँ हम लोगों को प्रत्येक का पूछा है, किसी एक का नहीं पूछा है। तो हम लोग इस तरह से इसको बनाएंगे। पहले लिखेंगे तीनों हॉल, तो देखिए पहले हम लोग इस तरह से लिखेंगे, तीनों हॉलनुमा कमरे में बैठे लोगों का अनुपात बराबर 11:3:3 ओके। अनुपातिक योग बराबर 11 + 3 + 3 1/2, 11 + 3 + 3 पूर्णांक 1/2। 11 और 3 को प्लस कर देंगे तो 14 आ गया है, प्लस पूर्णांक तोड़ेंगे द्वितीय 6 और 1 7, 7/2। ठीक है, अब इन दोनों का लसा निकालेंगे तो 14 के नीचे कुछ भी नहीं यानी कि 1 है, तो 2 और 1 का लसा 2 ही आएगा। तो 1 के टेबल में 2 बार में डिवाइड करेंगे 1 से 2 को, तो 1 से 2 को डिवाइड किए तो 2 आया। 2 को 14 से इंटू करेंगे तो 28, फिर प्लस है प्लस दे देंगे। फिर 2 के टेबल में 2 कितने बार में 1 बार में,
2 मतलब 2 से 2 को डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1 आएगा, 1 को 7 से इंटू करेंगे 7 आएगा, ठीक है। तो 28 + 7 इन दोनों को प्लस कर देंगे 35/2, ठीक है। अब कुल लोगों की संख्या क्या है, ये हमारा अनुपातिक योग निकल के आया, आप लोग ध्यान से देखिएगा, ये हमारा अनुपातिक योग निकल के आया है, ठीक है। अब कुल लोगों की संख्या कितनी है 1050 है, मतलब ट्रेनिंग सेंटर में कितने लोग आए हुए हैं 1050 लोग आए हुए हैं। अब पहले कमरे में बैठे लोगों की संख्या बराबर 1050 गुने 11 बटा अनुपातिक योग कितना है 35/2, ठीक है। आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 1050 गुने 11, देखिए ये इसके भागा में है, मतलब डिवाइड में है, इसको जब इंटू में कन्वर्ट करेंगे तो ये ऊपर ये नीचे चलाएगा, इसको इंटू में जब हम लोगों ने कन्वर्ट किया तो 2/35 हो गया, ठीक है। अब 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 10, 5 × 1 = 5 0, फिर 7 × 1 = 7, 7 × 21 0, 30 को 11 से इंटू करेंगे, फिर 2 से इंटू करेंगे, तो इन तीनों को इंटू करने के बाद 660 आया हमारा। ये हमारे पहले कमरे में बैठे लोगों की संख्या। दूसरे कमरे में बैठे लोगों की संख्या बराबर 150 गुने 3 बटा अनुपातिक योग। अनुपातिक योग कितना है 35/2 है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। 150 नहीं है, 1050 गुने 3 बटा 35/2, ठीक है। तो 1050 गुने 3 गुने सेम गुना में कन्वर्ट करेंगे तो 2 ऊपर 35 नीचे, 2 ऊपर चला गया 35 नीचे आ गया, 5 × 7 = 35, 5 × 2 = 10, 5 × 1 = 5 0, 7 × 1 = 7, 7 × 21 0। इन तीनों को इंटू करने पर कितना आया 180 आया है, ठीक है। अब हम लोग तीसरे हॉलनुमा कमरे में हॉलनुमा कमरा भी लिख सकते हैं, तीसरे कमरे में बैठे लोगों की संख्या बराबर 1050 गुने, यहाँ पे थोड़ा देखिएगा, ये जो हमारा लास्ट का हमारा अनुपात कितना था 3.1/2, बटा में कितना आएगा जो अनुपातिक योग आया 35/2, ठीक है। तो अब पूर्णांक तोड़ लिए 7/2 आया है, 35/2 अभी भी डिवाइड में ही है, तो 1050 गुने 7/2 बटा 35/2। अब इसको इंटू में कन्वर्ट करेंगे तो ऊपर वाला तो जैसे का तैसा रहेगा, नीचे वाला जो है वो चेंज हो जाएगा, तो 1050 गुने 7/2 गुने 2/35, ठीक है। अब इसको 5 के टेबल से मैंने काट दिया है, तो 7 × 1 = 7, 7 × 5 = 35, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, 5 × 1 = 5 0, ठीक है। अब 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, ऐसे कट हो गया, ठीक है। तो बचा कितना हमारा 210, ठीक है। ये तीनों कमरे का हमारा निकल आया। अब हम लोग इसको लिखेंगे कैसे, प्रथम हॉल घर में कितने लोग बैठे हुए 660 लोग, दूसरे हॉल घर में 180 लोग, तीसरे हॉल घर में 210 लोग, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। इसी के साथ आज का ये मैथ मैं यहीं पर खत्म करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा मैथ्स लेकर आऊँगी, ठीक है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू।